गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि बेटा हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया था बेटा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में। तो आज की क्लासेस में भी हम थोड़ा सा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में ही पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। और उसके कुछ एक्सपेक्ट देखेंगे कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के क्या एस्पेक्ट हो सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो आपको मैं बता देता हूं डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में ये चीज बताई थी कि जैसे फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए हमारे पास में कोई ये बेटा एक कंडक्टर है, ठीक है बेटा, और जिसका रेजिस्टेंस क्या है बेटा, आर है। अगर मैं इस कंडक्टर ए बी को डियर स्टूडेंट्स अगर किसी सेल और बैटरी से अगर मैं इसको कनेक्ट करता हूं तो बेसिकली क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, जब इलेक्ट्रिक करंट डियर स्टूडेंट्स फ्लो करता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, इट मीन जब वो करंट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा थ्रू द रेजिस्टेंस वायर आर के, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो एनर्जी जो होती है वो ट्रांसफर होती है। क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? एनर्जी ट्रांसफर होती है। कैसे एनर्जी ट्रांसफर होती है ये चीज मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि बेटा जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बेसिकली वो एक एनर्जी कैरियर होते हैं। क्या होते हैं? एनर्जी कैरियर। और जो सेल और जो बैटरी जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स वो सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं डियर स्टूडेंट्स एनर्जी कैरियर। तो जब किसी कंडक्टर को किसी सेल और बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो डियर स्टूडेंट जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एनर्जी को क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करते हैं डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। और जब उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स वो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ में जब डियर स्टूडेंट्स वो थ्रू द कंडक्टर आर रेजिस्टेंस के थ्रू जब वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो डियर स्टूडेंट जो इलेक्ट्रॉन है वो कोलाइड करते हैं किसके अंदर बेटा? कोलाइड करते हैं इनसाइड द रेजिस्टेंस। इट मींस एटम के साथ में उनका कोलिजन होता है, मॉलिक्यूल के साथ में उनका कोलिजन होता है। तो बेसिकली जब इलेक्ट्रॉन जब वो एटम के साथ में कोलाइड करता है इनसाइड द कंडक्टर तो वहां बेसिकली वो जो इलेक्ट्रॉनों की जो एनर्जी जो होती है वो डियर स्टूडेंट्स ट्रांसफर हो जाती है। वो एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है किसको बेटा? एटम्स को, ठीक है, क्योंकि एटम्स जो रहते हैं उसके साथ में क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं। जब वो एटम्स इलेक्ट्रॉन के साथ में कोलाइड करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनों की जो काइनेटिक जो एनर्जी जो रहती है, मूविंग इलेक्ट्रॉनों की जो काइनेटिक जो एनर्जी जो होती है वो डियर स्टूडेंट्स यूज अप हो जाती है किसमें बेटा? विद द कोलिजन ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स। इस वजह से बेसिकली होता क्या है इनसाइड द कंडक्टर कि जो थर्मल जो ऑसिलेशन जो होता है, मतलब जो एटम जो होते हैं उस तरीके से ऑसिलेट करने लग जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से वाइब्रेट करते हैं इनसाइड द कंडक्टर जो एटम जो होते हैं कि डियर स्टूडेंट्स उस कंडक्टर का वो टेम्परेचर को क्या कर देते हैं? राइज कर देते हैं। और इसी इफेक्ट को हमने बोला था डियर स्टूडेंट्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्या बोला था बेटा? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। और कितनी हीट प्रोड्यूस होती थी डियर स्टूडेंट्स ये भी मैंने आप लोगों को बताया था, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू में आर इंटू में बेटा टी। मतलब जब इलेक्ट्रॉन डियर स्टूडेंट जब मूव करता है, इट मींस जब चार्ज फ्लो करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स उसे क्या करना पड़ता है बेटा? वर्क डन करना पड़ता है। अब जितना उसे वर्क डन करना पड़ेगा उतनी ही वो एनर्जी को क्या करेगा बेटा? यूज करेगा। तो जितनी एनर्जी वो यूज करेगा उतनी ही उसके अंदर वो एनर्जी क्या होगी डियर स्टूडेंट्स? हीट एनर्जी में क्या हो जाएगी? कन्वर्ट होगी, जिसे हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इट मींस हीट जो रहती है डियर स्टूडेंट्स जो किसी कंडक्टर के अंदर किसी वायर के अंदर जो हीट जो प्रोड्यूस जो होगी डियर स्टूडेंट्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट के होगी, ठीक है बेटा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ वायर के होगी डियर स्टूडेंट्स। और तीसरा होगा डियर स्टूडेंट टाइम फॉर विच करंट इज फ्लो इन द वायर। टी का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स? टाइम फॉर विच करंट पास थ्रू इन द वायर, ठीक है बेटा।
इस पर भी डिपेंड करेगी, रेजिस्टेंस पर भी डिपेंड करेगी, और किस पर डिपेंड करेगा बेटा, इलेक्ट्रिक करंट पर भी डिपेंड करेगा। और इसको हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, दिस इज नोन एज जूल लॉ ऑफ हीटिंग। क्या बोलते हैं डियर इसको? इसको हम बोलते हैं जूल लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, अब कह रहे हैं सर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कौन सा है फिर? तो मैं आपको बता देता हूं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, वो मेरी आप लोग बात ध्यान सुनो। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को हम बोलते हैं इस तरीके से कि जैसे मान लो हमारे पास में बेटा कोई कंडक्टर है यहां पर, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस क्या है बेटा, आर है। ठीक है, अब अगर मान लो मैं इसको किसी सेल और बैटरी से कनेक्ट कर देता हूं तो डियर स्टूडेंट्स बेसिकली क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। जब इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द रेजिस्टेंस आर के फ्लो करता है तो बेसिकली क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ये वायर जो होता है बिकम्स हॉट हो जाता है। इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं। इट इज नॉट ए लॉ, इट इज बेसिकली इट इज ए इफेक्ट, बेसिकली इट इज ए इफेक्ट when the electric current is passed through in a wire of resistance R, the wire becomes hot. This phenomena is known as the heating effect of current. ठीक है, क्या बोलते हैं, heating effect of current. How much heat is produced in the wire when the electric current is passed through in a wire for a time t? तो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, H is equal to I square into R into T, and this is known as the Joule law of heating. तो आप लोगों से पूछा जाए कि जूल लॉ ऑफ हीटिंग की स्टेटमेंट दो, तो आपको बताना है कि the heat produced in the wire is directly proportional to the square of current. The heat produced in the wire is also directly proportional to the resistance of the wire. दूसरा dear students, heat produced in the wire is directly proportional to time for which current pass through in the wires. ठीक है, ये कुछ इसके एस्पेक्ट्स है बेटा, जूल ऑफ हीटिंग के कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, और वो हमारा क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं कि मान लो बेटा हमारे पास में करंट को मैंने डबल कर दिया, करंट को क्या कर दिया बेटा मैंने 2 टाइम्स, डियर स्टूडेंट्स मैंने करंट को इंक्रीज करा है, 2 टाइम्स करंट को क्या करा, इंक्रीज करा। ठीक है, मतलब ये है कि ये कोई वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर है बेटा, ठीक है, और इसमें से करंट फ्लो कर रहा है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, और कितने टाइम के लिए फ्लो कर रहा है डियर स्टूडेंट्स, टी टाइम के लिए फ्लो कर रहा है, टी टाइम के लिए फ्लो कर रहा है। डियर स्टूडेंट्स, अगर उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस और टाइम अगर ये दोनों ही कांस्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, तो जो हीट जो प्रोड्यूस इन द जो वायर जो रहेगी वो बेसिकली डिपेंड करेगी इलेक्ट्रिक करंट पर, डिपेंड करेगी, किस पर डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रिक करंट पर। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट पर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो T इज इक्वल टू 2 टाइम्स, मतलब डियर स्टूडेंट्स I को करंट नॉट T, अगर मैं I को 2 टाइम्स इंक्रीज करता हूं, करंट को अगर मैं डबल कर देता हूं डियर स्टूडेंट्स, अगर मैंने करंट को 2 टाइम्स इंक्रीज करा तो हीट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स, जो हीट जो प्रोड्यूस होगी इन द वायर के अंदर बेटा क्या हो जाएगी, I का स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा बेटा 2 का स्क्वायर। इट मींस जो हीट है डियर स्टूडेंट्स वो 4 टाइम्स क्या हो जाएगी बेटा, हीट इंक्रीज होगी, कितने टाइम्स बेटा, 4 टाइम्स इंक्रीज होगी। अगर मान लो डियर स्टूडेंट्स, अगर करंट अगर हाफ कर दूं मैं, करंट को डियर स्टूडेंट्स मैंने हाफ कर दिया, तो हीट पर बेसिकली क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो हीट बेसिकली क्या हो जाएगी बेटा 1/2, 1/2 मतलब 1/2 का क्या है बेटा स्क्वायर, तो हीट डियर स्टूडेंट्स कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। अगर डियर स्टूडेंट्स करंट को मैंने हाफ किया है तो हीट 1/4 तो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो हीट जो प्रोड्यूस इन द वायर जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ किसके होती है बेटा, करंट के होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ करंट के। ठीक है, अगर मान लो डियर स्टूडेंट्स, अब कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर करंट के बढ़ने से क्या हो जाएगा, तो मैं आपको बता देता हूं कि करंट किसकी वजह से बनता है बेटा, करंट किसकी वजह से बनता है,
करंट बेसिकली जो बनता है बेटा, इलेक्ट्रिक जो करंट है बेटा, इलेक्ट्रिक जो करंट जो बनता है बेटा, वो बेसिकली फ्लो ऑफ चार्ज से बनता है, फ्लो ऑफ चार्ज से बनेगा। अगर चार्ज का फ्लो, अगर फ्लो ऑफ चार्ज अगर ज्यादा है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको पता है कि I इक्वल टू क्या होता है बेटा, Q अपॉन में क्या होता है T। अगर हमारा T कांस्टेंट है बेटा, T क्या है, कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक जो करंट जो होगा वो डियर स्टूडेंट किस पर डिपेंड करेगा, चार्ज पर डिपेंड करेगा। और डियर स्टूडेंट जो चार्ज जो होता है वो N इंटू में क्या होता है, E होता है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये हो गया डियर स्टूडेंट्स कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल NE। मतलब क्या है बेटा कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट होता है, अगर चार्ज E अगर कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर कांस्टेंट होता है, तो करंट बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा बेटा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के होगा। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर इंक्रीज होंगे तो करंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा बेटा, बढ़ेंगे, करंट बढ़ेगा। अगर n घटेगा तो करंट भी क्या होगा बेटा, घटेगा। अगर मान लो फॉर एग्जांपल इन हिस्ट्री को इस तरीके से समझाता हूं कि बेटा मान लीजिए मेरे पास में यहाँ पर ये कोई कंडक्टर है बेटा, ठीक है, और बेटा मैंने यहाँ पर जो करंट है वो फिलहाल ये पॉजिटिव नेगेटिव, बैटरी क्या होती है, सोर्स है, एक एनर्जी का सोर्स होती है, सोर्स ऑफ ईएमएफ बोल सकते हैं इसको हम। ठीक है बेटा, अब बेसिकली क्या है, जैसे मान लो मान लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं। ठीक है बेटा, अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं तो डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर एक्सीलरेट होंगे डियर स्टूडेंट्स इधर की तरफ, हालांकि जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो किधर की तरफ एक्सीलरेट होते हैं बेटा, मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक्सीलरेट कहां की तरफ होंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन जो एक्सीलरेट होंगे वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ होते हैं। बट मैंने आप लोगों को समझाने के लिए क्या माना कि इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट हो रहे हैं इस तरीके से। अब इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट हो रहा है तो मतलब कितने इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट हो रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट हो रहे हैं। तो चारों इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे बेटा, एनर्जी को भर के लेकर के जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लेकर के जाएंगे यहां से। मान लो 4 इलेक्ट्रॉनों ने 4 जूल एनर्जी ली, ठीक है बेटा, 4 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करी और 4 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई डियर स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट हो गई बेटा, काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो मूव करेगा। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी में अगर ये एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर डियर स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी तो ये इस काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे 4 जूल की से, तो बेसिकली क्या होगा कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स डियर स्टूडेंट्स चलेंगे इनसाइड द कंडक्टर, तो थ्रू द रेजिस्टेंस, तो बेसिकली वो क्या करेंगे बेटा, कोलाइड करेंगे। तो जितनी एनर्जी उनके पास में होगी, जितनी एनर्जी उन इलेक्ट्रॉनों के पास में होगी, उतनी एनर्जी को वो क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, ट्रांसफर करेंगे। उतनी ही एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में क्या होगी बेटा, कन्वर्ट होगी। अगर मैं करंट को बढ़ा दूं तो करंट बढ़ाने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाऊंगा। अगर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाऊंगा तो डियर स्टूडेंट्स एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर होगी। अब अगर ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर होगी तो डियर स्टूडेंट्स ज्यादा एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करेंगे, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रॉन, अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ज्यादा एनर्जी का यूज अप होगा, अगर ज्यादा एनर्जी का यूज अप होगा तो ज्यादा ही एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी। जब ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन अगर डियर स्टूडेंट्स एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस से अगर वो मूव करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स उस ज्यादा एनर्जी को वो क्या कर देंगे, उसको ट्रांसफर करेंगे। इसका मतलब करंट बढ़ने से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने से बेसिकली क्या होता है कि जो एनर्जी जो ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो ज्यादा हो जाता है, क्योंकि एनर्जी को ट्रांसफर करने का काम कौन करते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। कौन करते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स करेंगे। अब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो वो ज्यादा एनर्जी ही यूज करेंगे। सेल और बैटरी से जब ज्यादा एनर्जी यूज करेंगे तो ज्यादा एनर्जी
ज्यादा एनर्जी ही क्या होगी बेटा, ड्यूरिंग द कॉलिजन ऑफ द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, वो एनर्जी हीट एनर्जी में क्या हो जाएगी बेटा, ज्यादा ही कन्वर्ट हो जाएगी। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो हीट जो प्रोड्यूस होती है इन द वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट की होती है। मतलब अगर कहने का मतलब क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन अगर 4 है, अगर करंट अगर 2 एम्पीयर फ्लो कर रहा है, अगर करंट को मैंने डबल किया तो हीट क्या हो जाती है बेटा, 4 टाइम्स इंक्रीज होता है। मतलब वो स्क्वायर होता है, स्क्वायर की फॉर्म में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा। ठीक है, ये चीज समझ आ गई आपको। दूसरा पॉइंट आपको डियर देखना है आप लोगों को जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि बेटा रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज होगा, डेफिनेट सी बात है कि हीट कब बनती है, जब इलेक्ट्रॉनों का कॉलिजन होता है विद द किसके साथ में बेटा, एटम के साथ में। और जब कॉलिजन करते हैं तो क्या मिलती है, एक अपोजिशन मिलती है टू फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट को। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, जैसे मान लो डियर स्टूडेंट्स यहां पर मेरे पास में कितने एटम्स हैं डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर अपोजिशन है, फिलहाल मान लेते हैं कि इसके अंदर कितने एटम्स हैं, 1 2 3 4 5 एटम्स हैं मान लेते हैं। ठीक है, और मैंने यहां पर एक सेल और बैटरी लगा दी, करंट को मैंने कर दिया कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट कांस्टेंट है। ठीक है बेटा, और फॉर टाइम भी कैसा है बेटा, एक कांस्टेंट टाइम के लिए करंट फ्लो कर रहा है बेटा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन्स, मान लेते हैं जब करंट आई फ्लो कर रहा था तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, n की वैल्यू कितनी थी बेटा, 4 थी। ठीक है, अब 4 इलेक्ट्रॉनों ने कितनी एनर्जी का यूज कर रखा है बेटा, एनर्जी यूज्ड, एनर्जी कंज्यूम बाय द इलेक्ट्रॉन, कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रखी है डियर स्टूडेंट्स, 20 जूल एनर्जी उन्होंने कंज्यूम कर रखी है। ठीक है, अब जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो वो एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करेगा सेल और बैटरी को। जब उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करेगा और इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कौन सी एनर्जी में बदल देगा, काइनेटिक एनर्जी में बदलेगा। अब काइनेटिक एनर्जी के जो इलेक्ट्रॉन है, जो काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन जो चल रहे हैं वो डियर स्टूडेंट्स वो इनके साथ में क्या करेंगे बेटा, कोलाइड करेंगे। और आपको पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और इसका मतलब है कि 420 जूल से क्या होता है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि 20 जूल एनर्जी जैसे ही ट्रांसफर होगी तो इसके अंदर बेसिकली क्या बनेगा, एटम्स जो होंगे वो ऑसिलेट करेंगे, और ऑसिलेट अगर करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स टेम्परेचर क्या होगा, राइज होगा। जब टेम्परेचर राइज होता है तो उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोलेंगे। मतलब इसके अंदर हीट प्रोड्यूस हुई, मान लो H हीट प्रोड्यूस हुई। अब मैंने क्या कर दिया डियर स्टूडेंट्स, एक कंडक्टर ले लिया, अब इसका रेजिस्टेंस जो है डियर स्टूडेंट्स, इसका रेजिस्टेंस मैं मान लेता हूं डियर स्टूडेंट्स कितना है, 5 ओम है, और इसका रेजिस्टेंस मैं मान लेता हूं डियर स्टूडेंट्स 10 ओम। रेजिस्टेंस इंक्रीज करने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन्स डियर स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रॉन है उनके फ्लो को ज्यादा अपोजिशन मिलेगी। क्या मिलेगी बेटा, ज्यादा अपोजिशन उनको क्या होगी बेटा, ऑफर्ड होगी। ठीक है, अब मान लो मैं इसको सेल और बैटरी से कनेक्ट कर देता हूं, कनेक्ट कर दिया बेटा, ये पॉजिटिव और ये क्या नेगेटिव। करंट आई कैसा जा रहा है बेटा, इसके अंदर कांस्टेंट है। ठीक है, अब बेसिकली क्या होगा बेटा, 20 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है, आई फिक्स है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कैसे है बेटा, फिक्स है। ठीक है, और टाइम भी कैसा है बेटा हमारा, कांस्टेंट है। अगर टाइम कांस्टेंट, करंट कांस्टेंट है तो डियर स्टूडेंट्स ये इलेक्ट्रॉन 20 जूल एनर्जी को मान लो अगर यूज कर रहे हैं, 20 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज कर रहे हैं तो वो उस 20 जूल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बदल देंगे, बदलेगी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को एक कंटीन्यूअस कंडक्टिंग पाथ मिल गया है। जब कंटीन्यूअस अगर कंडक्टिंग पाथ अगर डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन का है तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सेल और बैटरी की इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करता है और उसे उसकी जो फॉर्म है वो चेंज हो जाती है, और कौन सी एनर्जी में चला जाता है बेटा, काइनेटिक एनर्जी के साथ में। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स डियर स्टूडेंट्स मूव कर रहे हैं, अगर ये करंट
मूव कर रहा है डियर स्टूडेंट्स, कितनी एनर्जी को यूज कर रहा है डियर स्टूडेंट्स, 20 जूल एनर्जी को यूज कर रहा है। तो जब डियर स्टूडेंट्स वो आर रेजिस्टेंस वायर के थ्रू, जब वो इस रेजिस्टेंस में से, इस कंडक्टर में से जिसका रेजिस्टेंस बेटा 10 ओम है, जब उसमें से वो पास होकर के जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, कोलाइड करेंगे इन एटम के साथ में। ठीक है, अगर इनके साथ में कोलाइड करेंगे तो कोलिजन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कोलिजन इसके अंदर ज्यादा होंगे। भाई कोलिजन कैसे होंगे, ज्यादा। अगर कोलिजन ज्यादा होंगे तो डियर स्टूडेंट्स कोलिजन जब ज्यादा होगा डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनों का इनसाइड द कंडक्टर व्हेन द रेजिस्टेंस इज इंक्रीज दैट इज 10 ओम, तो बेसिकली क्या होगा, जो थर्मल जो ऑसिलेशन है, थर्मल जो ऑसिलेशन जो होगा डियर स्टूडेंट्स इनसाइड द कंडक्टर इन एटम्स का, वो इंक्रीज कर जाएगा थर्मल ऑसिलेशन। जैसे ही इनका थर्मल ऑसिलेशन बढ़ेगा तो ज्यादा एटम्स ऑसिलेट होंगे। अब जब ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स ऑसिलेट होंगे तो क्या होगा बेटा डियर स्टूडेंट्स, ज्यादा ही टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर हीट क्या कर जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो समझ लेना, इस वीडियो में आप लोगों को समझा रहा हूँ कि जो हीट प्रोड्यूस इन द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस के होती है। क्यों होती है ये भी मैंने आप लोगों को समझा दिया, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस फॉर एग्जांपल अगर 5 ओम का है और करंट कांस्टेंट है, टाइम भी कांस्टेंट है, और मान लीजिए इलेक्ट्रॉन 20 जूल एनर्जी को यूज कर रहे हैं, तो 20 जूल एनर्जी को अगर वो यूज करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स वो उस एनर्जी को 20 जूल एनर्जी को ही वो क्या करेंगे बेटा, ट्रांसफर करेंगे। 20 जूल एनर्जी को ही क्या करेंगे, ट्रांसफर। उस 20 जूल एनर्जी से कितने एटम्स ऑसिलेट होंगे बेटा, बस नंबर ऑफ एटम्स कम ऑसिलेट होंगे। बट जब रेजिस्टेंस जब ज्यादा होगा और करंट वही फ्लो करेगा तो डियर स्टूडेंट जो थर्मल जो ऑसिलेशन जो होगा एटम्स का वो ज्यादा होगा। अब जब ज्यादा होगा, थर्मल ऑसिलेशन ज्यादा होगा, ज्यादा एक दूसरे के साथ में कोलिजन करेंगे, टकराएंगे इस तरीके से। जब ज्यादा एक दूसरे से कोलाइड करेंगे तो बेसिकली क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, वहां पर वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज कर रहा था सेल और बैटरी से, वो एनर्जी जब वो इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करेंगे उन एटम्स के साथ में तो वो उनकी एनर्जी एक हीट एनर्जी की फॉर्म में क्या हो जाएगी बेटा, कन्वर्ट हो जाएगी। दैट इज द हीट प्रोड्यूस इन द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। इसमें एक केस ये भी आता है डियर स्टूडेंट्स कि अगर रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हो या पैरेलल में लगे हो, किसमें ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी बेटा, ठीक है, सीरीज में होगी या पैरेलल में होगी। देखो ध्यान से, मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास में दो रेजिस्टेंस है, एक 3 ओम का है और एक कौन सी का बेटा 6 ओम का। अगर मान लो मैं सीरीज में लगा देता हूं बेटा, तो 3 ओम और ये क्या बेटा 6 ओम का, ये R1 और ये क्या बेटा R2। आपको पता है टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, R1 प्लस किससे निकालते हैं बेटा, R2 से। तो R इज इक्वल टू R1 कितना आ गया बेटा 3 प्लस 6 दैट इज कितना आ गया बेटा हमारा 9 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर मैं मान लो इनको मैं पैरेलल में लगा देता हूं डियर, किस में लगा दूं, पैरेलल में अगर मैं इनको लगा देता हूं, ठीक है बेटा, पैरेलल में लगा दिया, ये R1 और ये R2 3 ओम और बेटा ये क्या 6 ओम। पैरेलल में आप लोगों को पता है कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो 1/Rp इज इक्वल टू 1 में R1 प्लस में 1 में क्या बेटा R2। तो 1 में Rp इज इक्वल टू कितना बेटा 3 प्लस में 1 में 6, कितना आ गया बेटा एलसीएम 6, 2 प्लस 1 दैट इज 3/6। अब इसका कर दो रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल करोगे तो कितना आ गया बेटा 2। तो देखो ध्यान से, जब इन सीरीज में लगते हैं, जब रेजिस्टेंस को हम सीरीज के अंदर कनेक्ट करते हैं और जब रेजिस्टेंस को बेटा जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो बेसिकली हीट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो रेजिस्टेंस बढ़ने से हीट बढ़ती है, तो सीरीज में जब रेजिस्टेंसों को कनेक्ट करते हैं तो बेसिकली क्या होता है बेटा, रेजिस्टेंस जो होता है ना वो इंक्रीज कर जाता है, मतलब मैक्सिमम रेजिस्टेंस आता है बेटा, क्या बनता है मैक्सिमम रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा तो बेटा हीट भी क्या होगी बेटा, मैक्सिमम होगी। क्या होगी, मैक्सिमम हीट मैक्सिमम प्रोड्यूस होगी, किसमें, सीरीज के अंदर। क्योंकि सीरीज के अंदर आपको पता चल रहा है कि
इंडिविजुअल रेजिस्टेंस में से जो मैक्सिमम जो 6 ओम है उससे भी ज्यादा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आता है। इसका मतलब मैक्सिमम रेजिस्टेंस सीरीज में है तो मैक्सिमम हीट भी किसके अंदर मिलेगी, सीरीज के अंदर मिलेगी। अगर मिनिमम, अब देखो स्मॉलेस्ट कौन सा 2 ओम का, स्मॉलेस्ट कौन सा 3 ओम है R1, निकल के कितना आया 2 ओम, मतलब ये स्मॉलेस्ट से भी कैसा है, स्मॉलेस्ट मतलब ये कैसा रेजिस्टेंस है बेटा, मिनिमम रेजिस्टेंस है बेटा। अगर ये मिनिमम रेजिस्टेंस है तो मिनिमम ही क्या प्रोड्यूस होगी बेटा, मिनिमम ही हीट प्रोड्यूस होगी इसके अंदर। तो ध्यान रखें जब रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो मोर हीट प्रोड्यूस होती है क्योंकि वहां पर ओवरऑल रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है, और पैरेलल में करंट होते हैं तो बेटा हीट कम प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब एक फैक्टर आ गया डियर स्टूडेंट्स, हीट प्रोड्यूस इन द वायर, heat produced in the wire is also defined for the time for which electric current pass through in the wire। ये डियर स्टूडेंट्स बेसिकली आप लोगों ने देखा भी है इस चीज को। अगर मान लो हम किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, ठीक है बेटा, अगर उन इलेक्ट्रिक दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, जैसे मान लो कि बेटा मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं कि मान लीजिए मेरे पास में बेटा एक इलेक्ट्रिक बल्ब है बेटा ये, ठीक है, और सेम बल्ब है, बल्ब B1, ठीक है, और मैंने इसको लगा दिया 7 वोल्टेज से लगा दिया, इसका रेजिस्टेंस R कांस्टेंट है, ठीक है ना, और करंट भी कैसा है, कांस्टेंट है, ठीक है। एक मैंने एक सेम बल्ब पर लगा दिया डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर, ठीक है, इसको इस तरीके से मैंने इसके अंदर एक बल्ब लगा दिया, ठीक है। ये बल्ब B2 है, इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस, दोनों का रेजिस्टेंस कैसा है, सेम R1, ये B2 है, इसका R2 रेजिस्टेंस है, बट वो किसके बराबर है, R1 के बराबर है, और ये कैसे है, कांस्टेंट के बराबर, कांस्टेंट है। इसमें भी करंट I फ्लो कर रहा है और इसमें भी करंट क्या फ्लो कर रहा है, I। बट मैं क्या करता हूं, इस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को यूज करता हूं 10 मिनट्स के लिए, और इसको यूज करता हूं डियर स्टूडेंट्स, में किसके लिए यूज करता हूं, मान लीजिए मैं इसको यूज करता हूं 30 मिनट्स के लिए, ठीक है। अब अगर 30 मिनट्स में अगर मैं इसको ज्यादा समय के लिए, इसका मतलब 30 मिनट का मतलब क्या है कि इस इलेक्ट्रिक बल्ब में जो टाइम फॉर विच करंट है ना, जो फ्लो जो करेगा बल्ब में, वो 30 मिनट का है, और ये कितने का बेटा, 10 मिनट्स का। तो टाइम जब इंक्रीज होगा तो आप लोगों को पता है डियर स्टूडेंट्स, आपने एक्सपेरिमेंट्स किया होगा, एक्सपीरियंस किया है अपनी डेली लाइफ के अंदर, अगर किसी बल्ब को अगर हम 1 मिनट यूज करते हैं और उसको अगर हम फील करते हैं अपने हैंड से, उसे टच करते हैं, और दूसरा एक बल्ब डियर स्टूडेंट्स जिससे हमने 1 आवर से यूज कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, अगर उस सेम रेजिस्टेंस है, सेम करंट फ्लो कर रहा है, तो डियर स्टूडेंट्स आपने ये रियलाइज करा होगा कि जिसमें टाइम फॉर विच करंट ज्यादा होता है ना, वो मतलब कहने मतलब क्या है, अगर किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को अगर हम ज्यादा समय के लिए अगर यूज कर रहे हैं और उसमें इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो कर रहा है, तो डियर स्टूडेंट्स वहां पर ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, वो मतलब वो जो बल्ब है ना, वो बिकम्स मोर हॉट होता है। इट मींस ये है कि जो हीट जो प्रोड्यूस जो होती है इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, वो आल्सो डिपेंड करता है बेटा, या हीट प्रोड्यूस इन द वायर इज आल्सो डिपेंड for the time for which electric current pass through in the wires, ठीक है। और मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं बेटा, कोई भी जो इलेक्ट्रिकल जो अप्लायंस जो होती हैं, जितनी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैं, वो कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, जैसे मान लो हमारे पास में एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, अगर हम उस इलेक्ट्रिक बल्ब को अगर हम उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक बल्ब बेसिकली क्या करता है, एनर्जी को क्या करता है, कन्वर्ट करता है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो ट्रांसफर करता है डियर स्टूडेंट्स 2 काइंड की फॉर्म में। मतलब कोई भी ऐसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस नहीं है जो मतलब 100% जिस फॉर्म के अंदर हम एनर्जी को जो चाह रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके बेटा, उस एनर्जी को कन्वर्ट कर सके, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब में हम क्या चाहते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कौन सी एनर्जी में बदल देता है बेटा, लाइट, ज्यादा से ज्यादा वो हीट एनर्जी बदलता है, और स्मॉल पार्ट में वो किस में बदलता है बेटा, हीट एनर्जी बदलता है। बट देयर आर सो मेनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो बेसिकली क्या करती हैं बेटा,
मोस्ट ऑफ जो इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है उसे वो किस में बदल देती है बेटा, हीट एनर्जी में बदल देती है। और उस हीट एनर्जी को वेरियस प्रोसेसिंग में डियर स्टूडेंट्स, वेरियस फिनोमेना में, वेरियस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस उस हीट एनर्जी को क्या करती हैं, यूज करती हैं। उनके मैं आप लोगों को अगली क्लास में बताऊंगा। अगर किसी स्टूडेंट्स की यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेना। मैंने आप लोगों को क्या बताया है, जूल लॉ ऑफ हीटिंग बताया और एक हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बताया है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या है, जब इलेक्ट्रिक करंट हाई रेजिस्टेंस वायर में से पास होकर के जाता है तो वायर बिकम्स क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। इस फिनोमेना को हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं। कितनी हीट प्रोड्यूस होगी जब करंट आई फ्लो करेगा टाइम टी के लिए थ्रू द रेजिस्टेंस आर, तो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, H इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू में टी, एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज द जूल लॉ ऑफ हीटिंग। जूल लॉ ऑफ हीटिंग, इट मींस द हीट प्रोड्यूस्ड इन द वायर इज डायरेक्टली स्क्वायर ऑफ करंट, डायरेक्टली रेजिस्टेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। और मैंने बता दिया किस तरीके से फैक्टर्स पर क्या करेगी बेटा, डिपेंड करेगी। जय हिंद, जय भारत।